और पूनम देवी मानसिक रूप से बीमार रहने वाले एक महिला बन गई थी। वो अपने पैतृक गांव में जाना तो चाहती थी जहां उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो वहां जाती कैसे, क्योंकि उसने पहले ही अपने गांव की सारी जमीन बेचकर वो शहर में आ गई। तो स्टोरी पूरी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्तराखंड में पलायन, भू कानून, मूल निवास 1950, जिसके कारण इतनी कंट्रोवर्सी। आखिर क्या है मूल निवास 1950 और आखिर क्या है उत्तराखंड में भू कानून का इतिहास, और हमारे उत्तराखंड में भू कानून न होने की वजह से हमारा उत्तराखंड किन किन प्रॉब्लम्स के साथ आज गुजर रहा है, उन पर भी एक नजर डालेंगे। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। #उत्तराखंड मांगे भू कानून। ये जो लड़ाई है अपनी जो थाती माटी है, जो माटी बेटी है, उसकी ये लड़ाई है। अपने जो हमारे हक हकूकों पर जो कुठाराघात हो रही है, उसको उस प्रहार को रोकने के लिए, उस कुठाराघात को रोकने के लिए लड़ाई है। तो साल 1815 से लेकर 1816 में ब्रिटिश काल के दौरान यहाँ 2 सालों के अंतर्गत भूमि का बंदोबस्त किया गया, क्योंकि उस समय खेती पर लिया जाने वाला टैक्स आमदनी का एक मेन जरिया हुआ करता था। और उस समय भी यहाँ कृषि योग्य भूमि 10 से 12% तक। फिर उसके बाद 1846 से लेकर 1870 तक यहाँ भूमि का कुछ और बंदोबस्त किए गए, और फिर यहाँ जब जमीन बढ़ी तो लोगों की संख्या भी यहाँ बढ़ती गई, और उसके बाद 1924 तक यहाँ कुछ और लैंड सेटलमेंट हुए। उसके बाद हमारा स्वतंत्रता आंदोलन और तेज होने लगा। तो 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ, इसमें अंग्रेज सरकार ने कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके ही कुछ महीनों बाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक नया अधिनियम लेके आए, जिस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में 1950 से रह रहा है तो उस राज्य का स्थायी निवासी कहा जाएगा। फिर उसी के ही 11 साल बाद मराठा समुदाय द्वारा 1961 में इसे चुनौती दी गई। फिर उसके कुछ ही महीनों बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की चर्चा के बाद राष्ट्रपति जी के इस फैसले को आगे बढ़ा दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया 1950 से जो भी व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा है, जिस स्थान पर वो रह रहा है, उस स्थान का वो मूल निवासी कहा जाएगा। लेकिन भाइयों, अगर जब 1950 में ये रूल, ये अधिनियम हर जगह लागू हो गया, तो उत्तराखंड में अब इसकी बात क्यों होने लगी? क्योंकि हमारा राज्य 1950 में जब ये एक्ट लागू हुआ, उसके ही 50 साल बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। और जब एक नया राज्य बनता है तो उसकी कुछ अलग संस्कृति होती है, उसका एक अलग कल्चर होता है, उसकी कुछ अलग बोली होती है, उसकी अलग भाषाएं होती हैं। इस आधार पर कोई भी एक नया राज्य बनता है। फिर उसके बाद 2000 में जब उत्तराखंड बना, फिर उसी के बाद बाहर से आने वाले लोगों की संख्या यहाँ और बढ़ती गई, और वो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ आके कृषि योग्य भूमि खरीदने लगे और उस पे अपना घर, रिजॉर्ट वगैरह बनाने लगे। फिर उसके बाद 2003 में उस समय के तत्काल मुख्यमंत्री जी ND तिवारी एक नया भू कानून लेके आए, जिसके अंतर्गत कि आप 500 वर्ग मीटर तक ही आप कृषि भूमि खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद 2008 में भुवन चंद खंडूरी जी इसकी और सीमा घटाकर 250 वर्ग किलोमीटर तक कर देते हैं। फिर उसके बाद इस कहानी में एंट्री होती है इस कहानी के मेन विलन की, जिन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो तो विलन भी देख के तौबा तौबा करते हैं। तो 2018 में एंट्री मारी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और उन्होंने भूमि खरीद हो या कृषि योग्य भूमि, जो भी भूमि, कोई सी भी भूमि बाहर के लोग आके खरीद सकते हैं और कितनी भी मात्रा में वो खरीद सकते हैं, वो ऐसा ZALR एक्ट लेके आए। और इस बात पर उनका कहना है कि उत्तराखंड में और भी ज्यादा उद्योग स्थापित हो, इसलिए उन्होंने ये एक्ट लेके आई, और उन्होंने उस पर अधिकतम सीमा की बाध्यता बिल्कुल ही खत्म कर दी। उत्तराखंड की स्थिति में इस वक्त बताऊं तो यहाँ उद्योग आए हो या ना आए हो, लेकिन यहाँ बाहर से आए हुए भिखारी, बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून जैसी होलियस प्लेस, जो कि हिंदुओं का एक होलियस सिटीज माने जाते हैं, वहाँ पर अवैध मस्जिद बन चुकी हैं। अतिक्रमण पे अतिक्रमण हुए जा रहा है, पहाड़ों की धरती खिसकती जा रही है। बागेश्वर, जोशीमठ जैसे इलाकों में वहाँ घरों पर दरारें पड़ ली हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। इस पे अभी हम बात करेंगे उत्तराखंड में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। अभी हम जान लेते हैं स्थायी निवास और मूल निवास के बारे में। तो मूल निवास का तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि 1950 से जो भी व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा है, वो उसी राज्य का, उसी स्थान का मूल निवासी कहा जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का ही मूल निवासी कहा जाएगा, कोई व्यक्ति अगर दिल्ली का है तो वो दिल्ली का ही मूल निवासी कहा जाएगा। और जहाँ तक स्थायी निवास की बात करें तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ की स्थायी निवास लागू किया गया। इसका मतलब ये कि जो व्यक्ति 15 सालों में उत्तराखंड में रह रहा है
15 सालों से उत्तराखंड में रह रहा है तो यहाँ का स्थायी निवासी कहा जाएगा। तो आइए अभी जान लेते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून न होने की वजह से उत्तराखंड में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो उत्तराखंड देश का ऐसा पहला पहाड़ी राज्य है जहाँ की अभी तक कोई भू कानून नहीं है। उत्तराखंड में अब मान लीजिए प्रति वर्ष भूस्खलन, मृदा अपरदन, बाढ़, बादल फटना जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कितनी कृषि योग्य भूमि और कितनी कृषि योग्य मृदा यहाँ नष्ट हो जाती है। और उत्तराखंड के मशहूर इतिहासकार शेखर पाठक जी बताते हैं कि जितनी भी भूमि ये प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट हो जाती है, इसका ब्यौरा ना ही सरकार के पास है और ना ही हम जैसे आम पब्लिक के पास है। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि वन ऑफ द मेन पॉइंट है इस वीडियो का, और वो है बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों का उत्तराखंड के हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून जैसे शहरों में आके अपने अवैध ही ज्यादा अतिक्रमण बढ़ चुका है। सिटीज लाइक उधम सिंह नगर, हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून, यहाँ आके बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों ने अपना डेरा बसा लिया है। डेरा बसाने तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छे मुसलमान आए, मुस्लिम आए तब तक तो ठीक है, लेकिन वो अपना कल्चर भी लेके आएंगे। और ऐसा नहीं है जितने भी लोग आएंगे वहां से वो सारे के सारे अच्छे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक मेंटालिटी लेके आएंगे। और हल्द्वानी दंगे का अभी प्राइम केस तो इसमें आपको पता ही होगा। तो अभी एक उदाहरण देता हूँ, आप हिंदू, अभी हमारा भारत देश क्या है, एक हिंदू माइनॉरिटी कंट्री है, ठीक है। तो और उसमें भी उत्तराखंड लाइक सभी हिंदूज के लिए यहाँ पे आप लगा लीजिए 4 धाम यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर हर एक दूसरे कदम पर एक न एक मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए, जैसे जूइश लोग होते हैं उनके लिए जेरूसलम होता है, मुस्लिम लोग जो होते हैं उनके लिए मक्का, मदीना, सऊदी अरेबिया की साइड होता है। उसी प्रकार इस विश्व के सारे हिंदुओं के लिए उत्तराखंड एक ऐसी होलीस्ट प्लेस है। और जिस हिसाब से यहाँ बाहर से आए हुए रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये तो वही बात होगी कि आप सऊदी अरेबिया या जेरूसलम में जाके आप कुछ अपने ही मंदिर खड़े कर रहे हो, वो भी अवैध मंदिर। ये बात मैं क्लियर कर दूं भाई, मैं यहाँ किसी अपने देश के किसी मुस्लिम भाई को कोई भी हेट नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ कि किस प्रकार उत्तराखंड एक हिंदू धार्मिक स्थान होने के स्थान पर कुछ अलग ही बनते जा रहा है। अब ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड का एक कल्चर है। यहाँ किस बात का उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य कहलाएगा, एक ट्रेडिशनल राज्य कहलाएगा, क्योंकि हमारे इधर अब देख लीजिए ये सब अवैध मस्जिदों को आप साइड में रख लीजिए, रिजॉर्ट जो भी कृषि योग्य भूमि अभी बिक रही है उन सबको साइड में रख लीजिए। अगर बाहर से यहाँ पे बहुत सारे लोग आके बस जाएंगे तो वो अपना कल्चर लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें अपने हमारे कल्चर से तो बिल्कुल भी कुछ घंटा फर्क नहीं। बाहर के लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ अय्याशा करने आएंगे। हमारा जो कल्चर है, घोड़ा, चांचड़ी, ककड़ी, नंदा राजा यात्रा, गोलजू बाबा का मंदिर, नीम करोली बाबा मंदिर, इतने मंदिर ही मंदिर हो, वो सारे कभी न कभी उनकी संख्या कम नजर आ जाएगी आपको, और बाहर से आए हुए लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो अपने कल्चर को सेव करने के लिए उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड में भू कानून लाना ही पड़ेगा, और जिसके लिए उत्तराखंड के कुछ लोग अभी जगह जगह पर आंदोलन और अपनी, जब भी उनको कुछ समय मिलता है वो अपनी आवाज जरूर उठाते हैं। और उन लोगों की सिर्फ यही कुछ मांगे हैं कि उत्तराखंड में सबसे पहले तो एक ठोस भू कानून लागू हो, और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर 250 वर्ग किलोमीटर तक कृषि भूमि खरीद की अधिकतम सीमा हो। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी उद्योग से संबंधित चीजें होती हैं, वहाँ के जो भूमि अधिग्रहण है, जिनकी वो भूमि है, उनका मूल निवास भूमि से 50 होना ही चाहिए। अब फ्लाइन की उस स्टोरी पे आ जाते हैं जो स्टोरी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सुनाई थी। पूनम देवी उत्तराखंड के चमोली जिले के एक छोटे से गांव सवाड़ में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। पूनम सुबह उठते ही कभी अपने दोस्तों के साथ जंगल में चली जाती और कभी अपने खेतों में काम करने के लिए चली जाती, क्योंकि उसने अपने घोंसले में 2-2 भैंसें जो बांध रखी थी। पूनम भी कभी कभार भैंसों के घी दूध से और खेतों में अनाज बेचकर कभी कभार अपने पति के साथ घर चलाने में सहयोग करती। लेकिन अब गांव में पूनम के दोस्त धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, क्योंकि हर कोई गांव से जाकर हल्द्वानी, देहरादून जैसे शहरों में जमीन खरीदकर अपना घर बना रहा था। पूनम की जब उनसे अक्सर बात होती तो वो पूनम को बताते यहाँ शहरों में रहकर क्या क्या फैसिलिटीज हमको मिल रही हैं। ये शहरों में दिन भर पंखे के नीचे बैठे रहो, मस्त जिंदगी है, न कोई काम, न दूर दूर जंगलों में जाना, न धूप में इस प्रकार तपना, और यहाँ तक कि सब्जी लेने भी शाम को मंडी चले जाते। बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में है और वे हमेशा यूट्यूब पर कुछ ट्यूटोरियल देखकर न्यू न्यू डिशेस तैयार करती हैं।
पूनम को उनकी बातें सुनकर लगता है कि जिंदगी तो इनकी है यार, नहीं तो मैं कहाँ जंगलों में इन भैंसों के पीछे लगी हुई हूँ। पूनम को अब गाँव छोड़कर शहर जाने का भूत चढ़ गया। एक दिन रात को पति को खाना परोसते वक्त उसने अपने पति से पूछ ही डाला कि सुनो जी, हम भी शहर में जाकर जमीन खरीद लेते हैं, गाँव में अब क्या ही रखा है। पति ने तुरंत मना कर दिया और कहा, हमारी इस प्रकार की फाइनेंशियल स्थिति नहीं है कि हम शहरों में जाकर अपना पर्सनल घर बना सकते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, बाल हट और स्त्री हट के सामने हर किसी को झुकना ही पड़ता है। उसने किसी न किसी तरीके से अपने पति को अपनी बात मनवा ही ली और उसके ही अगले हफ्ते अपनी सारी भैंसें बेचकर, अपनी सारी जमीन बेचकर उसके हाफ रेट पर लोगों को बेच दी और वो पति और अपने बच्चों के साथ दिल्ली आ गई। उसकी सहेलियों ने उसके लिए कमरा आगे से ही ढूंढ रखा था। पति और अपने बच्चों के साथ वो कमरे में चले गई और पति ने भी वहीं आसपास के होटल में एक नौकरी ढूंढ ली और बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में कर दिया गया। और जो जमीन बेचकर और भैंस को बेचकर उसके पास 10-12 लाख रुपए हो गए थे, उन्हें अपने अकाउंट में देखकर वो काफी खुश हो गई और उसकी लाइफ काफी अच्छी हो गई। अब वो दोस्तों के साथ मौज मस्ती से रहने लगी। जब मन करता तब खाना बना लेती। अब न भैंसों की झंझट थी, न खेतों की झंझट और न ही सुबह सुबह जंगल जाने की दिक्कत। 1 साल तक यही चलता रहा। उसकी जिंदगी मस्त चली। वो अपने सहेलियों के साथ जाती, मस्त से अपने सहेलियों के साथ घंटों गप्पे लड़ाती। पर 1 साल बाद उसकी लाइफ में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स आने लगी। उसके पति ने भी वो होटल वाली नौकरी छोड़कर वो अब शराबी बन गया था और शराब के नशे में 3-4 दिनों तक घर ही नहीं आता था। और जो उसके पैसे और जमीनें की जो भी सेविंग्स उसकी बची थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। बच्चों को अब प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया क्योंकि प्राइवेट स्कूल में उतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी फीस भर सके। वह घर से बाहर जाती तो नालियों की गंदगी और ऊपर से ये ट्रैफिक का शोर उसे बहुत सताता था और उसे धीरे धीरे अपने गांव की याद आने लगी कि हमारे गांव में तो कितना अच्छा वातावरण रहता था, कितना सुंदर हमारा गांव था। भले ही कुछ परेशानियां थी हमारे गांव में, लेकिन हमें कम से कम वहाँ एक स्वच्छ हवा तो मिलती थी, हमें कम से कम वहाँ एक शांत माहौल सा मिलता था। और उन जिन सहेलियों की देखा देखी में वो यहाँ आई थी, उसकी सहेलियां अब सारे दूसरे शहरों में सेटल हो गई थी और उनसे भी अब बातचीत बहुत कम उसकी होने लगी। अब वो बंद कमरे की दीवारें उसे काटने को दौड़ रही थी। वो हमेशा अपने गांव के बारे में सोचती रहती थी, किस प्रकार हमारे गांव में हमारे गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे। यहाँ तो कुछ पड़ोसी भी भाव नहीं देते हैं। और वो जिस प्रकार दौड़ी दौड़ी शहर गई थी, उसी प्रकार अपने बच्चों और अपने पति को लेकर गाँव भी दौड़ गई। लेकिन गांव में अब पहले जैसा कुछ भी नहीं था। उसने गांव की सारी जमीन बेच दी थी, उसने गांव का घर बेच दिया था, उसने अपने गांव की भैंसें बेच दी थी। बहरहाल वो इस समय अपने मायके में रह रही थी। और दोस्तों, अपने शादीशुदा पति और अपने बच्चों के साथ मायके में रहना ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी बोलिए, अपना घर तो अपना घर ही होता है। तो इस प्रकार पूनम देवी न घर की रही न घाट की। उसे न शहर में चैन आ रहा था, न गाँव में उसकी जमीन बची थी। पूनम देवी अब बिल्कुल मानसिक रूप से बीमार रहने वाली महिला बन गई, क्योंकि उसके आसपास गांव की जमीन पर जहाँ उसका जन्म हुआ था, उसकी कोई और ही उसकी जमीन पर बस गया था, क्योंकि उसने उसे बेच दिया था। धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए। ये कहानी एक बिल्कुल काल्पनिक रूप से मैंने बनाई गई है और इस कहानी से किसी भी वास्तविक जीवन के किसी भी कोई कैरेक्टर, किसी भी कोई जगह से कोई लेना देना नहीं है। बस ये कहानी मैंने अपने उत्तराखंड की पलायन को लेकर बनाई गई है। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि दूसरों की भाग्य दौड़ी में, दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपने घर की जमीन जायदाद खुद मत छोड़िएगा। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरा जीवन तृप्त हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करते हैं।